What does it mean by we are dealing with dimensional aspect? जब हम उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, that means we are dealing with dimensional aspect of physical quantity. Square brackets. Using square brackets, that is like this. Round a quantity means, इसका क्या मतलब है? We are dealing with the dimensions of that physical quantity. उस केस में उसकी यूनिट का कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसकी यूनिट क्या है. We are purely dealing with dimensions. Of that physical quantity. Okay. Next is dimensional formula and dimensional equation. So, dimensional formula we have seen. जैसे कि if we put a square brace on it and write LT minus 1, so इस तरीके से velocity का dimensional equation क्या हो गई? That is LT to the power minus 1. और अगर मैं ये लिख दूँ कि dimensional formula of velocity is LT to the power minus 1, इस पर ब्रेस ना लगाऊं तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा. ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई. दोनों तरफ ब्रेस लगा दो. और ये से, या तो ऐसे लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT to the power minus 1, फिर यहाँ ब्रेस लगाओ. तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा और इक्वेशन में इक्वेट कर दिया जाता है. डायमेंशनल फार्मूला को समझ में आ गया और इक्वेशन, ये दोनों के डेफिनेशन हम आपको पहले से ही बता चुके हैं. नाउ वी मूव अहेड विद डायमेंशनल एनालिसिस. इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो फिजिक्स इसी के पोल पर, इसी के बेस पर आगे बढ़ती है. सो डायमेंशनल एनालिसिस, मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ dimensional analysis, and they have to pass the test of dimensional analysis for getting verified या getting authenticated. तो उनको प्रूव होने के लिए इससे होके गुजरना पड़ता है, डायमेंशनल एनालिसिस. यानी विमीय विश्लेषण. नाउ एंड इट्स एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस हम देखेंगे, ये पूछा जाता है. चलिए, फॉर चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. इसका पहला क्या है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन देखेंगे, उसी के बेसिस पे एनालाइज करेंगे. तो पहला एप्लीकेशन देखो, ये एप्लीकेशन है.
पहला एप्लीकेशन क्या है? चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। जैसे कोई बच्चा आपके पास आ जाए, आपका छोटा भाई अमानसी आ जाए आपके पास और बोल दे कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आप सबसे पहले उसकी बात की सच्चाई की जांच उस पर डायमेंशन लगा के करोगे। केजी किस में मीज़र किया जाता है? मास में। और टाइम किस में मीज़र किया जाता है? टी में। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट? तो आप अपने भाई को बता दोगे कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि इनकी ये डायमेंशनली नॉट कंसिस्टेंट है। कोई कहते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 kg, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? सो इसलिए इट इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंस का मतलब ये डायमेंशन के तौर पर भरोसेमंद नहीं है। एक मास की डायमेंशन को लेके चल रहा है और दूसरा टाइम की डायमेंशन को लेके चल रहा है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? मास की डायमेंशन अलग है। इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट। ये टाइम को मेज़र करता है, ये किसी चीज़ में अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को मेज़र कर सकता है। सो ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन हुई, ठीक है। सो इट इज़ डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट। का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट यानी भरोसेमंद नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब भरोसेमंद नहीं है। सो दीज आर नॉट रिलायबल, ऐसा। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन होगी तो हम देखेंगे कि क्या जो LHS की डायमेंशन है और वही RHS की पाई जाए, तो हम मान लेंगे कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो इसी को कहते हैं कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो ठीक है। जरा देखें इस बात को। तो मान लीजिए ओके, तो एक हमारे पास यहाँ पर हम ओरिजिन पर खड़े हैं और कोई भी चीज़ t इज इक्वल्स टू 0 पर हमसे x0 डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x0। अच्छा, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, उसकी स्पीड v0 है, यानी u समझ लो या v0 समझ लो। और आगे चलने पर t सेकंड के बाद वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी v0 है। ऐसा करने में वो एक्सिलरेट भी हो रहा है। मान लीजिए हर सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर t सेकंड में वो x पर पहुंच जाता है। आफ्टर t सेकंड में वो कहाँ पहुंच जा रहा है? x पर पहुंच जा रहा है। तो उसने कितनी डिस्टेंस चली है बताइए? पहले x0 था और अभी x पे है, तो ओरिजिन से ही तो x डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? क्या ये x माइनस x0 है? जैसे तुम ओरिजिन से 10 पे पहुंच गए और 4 से शुरू किया था, तो बोलो कितना चल लिए? 10 पे पहुंच गए और 4 से शुरू किया, तो कितना चल लिए? 6 मीटर चल लिए कि नहीं? बोलो। तो वॉट एवर डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी काइनामेटिक की सेकंड इक्वेशन है। लेकिन कितना चले हो बताओ? क्या यही x माइनस x0 है जो आप चले हो? आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? v0 t और हाफ
ए टी स्क्वायर। यदि हम x की बात करें तो x क्या होगा, x नॉट, यानी हम अभी ओरिजिन से कितना दूर है, x का मतलब अभी कितना दूर है, तो पहले कितना दूर थे, फिर v नॉट टी, ये भी इधर आ गया, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना चले हो और पहले कितना दूर थे, उन दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो अभी ओरिजिन से उतना दूर हो। बोलो, बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि दोनों साइड में क्या जो इक्वेशन आपस में जोड़ी या घटाई जा रही हैं उनकी डायमेंशन सेम है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा अमानसी, 2 किलो में 2 सेकंड जोड़ो तो कितना हो जाएगा, बताइए। 2 kg में 2 सेकंड जोड़ने से कितना हो जाएगा, जवाब दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ें। क्या बताया, it cannot be added, kg cannot be added to seconds, so only those quantities can be added or subtracted which are having same dimension। 2 kg में से 1 kg घटाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, 100 ग्राम भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट टाइम तो नहीं सेकंड की सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बोलिए। सो ओनली दोज क्वांटिटीज which have same dimension can be subtracted। उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मीटर से मीटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, केजी से केजी, ऐड भी उन्हीं को कर सकते हो, मीटर में मीटर ऐड करो, और इक्वेटेड, मीटर को सेंटीमीटर से भी कर सकते हो, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लेंथ है, इसकी भी डायमेंशन एल है और ये भी एल है, तो इसलिए कोई भी चीज़ जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हीं को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो ये विमाओं की समांगता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्मिटी का, होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इस अगर जो इस प्रिंसिपल को, दोज इक्वेशन which do not follow this equation are invalid। those equations, ऐसी equations जो इसको फॉलो नहीं करती are invalid। let us check for above case। इस केस में जरा देखो, पहले मैं LHS पे आता हूँ, तो x की डायमेंशन पता करो, तो क्या ये लेंथ है ओरिजिन से डिस्टेंस, और x नॉट क्या है। अब राइट हैंड साइड में आओ, हाँ बोलिए सर। आप पेज को थोड़ा राइट में कर लीजिए, दिख नहीं रहा। राइट में ऐसे, अभी ठीक है। अपना जूम, अच्छा अपना जूम ठीक करो तो हो सकता है कि इम्प्रूव हो जाए। मेरा सही है एकदम, जूम ठीक है, अच्छा ओके, मैं ट्राई करता हूँ कुछ आपके लिए। कुछ अभी इम्प्रूव हुआ, बोलो। यस सर। अब x नॉट देखिए, इट इज l, ठीक है, x नॉट l हो गया, यहाँ x नॉट है, उसकी डायमेंशन ले ली, v नॉट t, दैट इज डायमेंशन ऑफ
वी नॉट एंड डायमेंशन ऑफ टी। तो बताओ वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है मानसी? बताइए। -1 ना। और टाइम की टी तो क्या हो जाएगा? क्या ये भी एल है? क्योंकि टी टू द पावर -1। और इसी तरीके से हाफ ए टी स्क्वायर के देखो, इसकी डायमेंशन हाफ की तो कोई होगी नहीं, ए की ले लो और टी का स्क्वायर बाहर लगाना स्क्वायर, तो ए की क्या होती है? LT टू द पावर -2 होती है, ये बात सही है। अब देखो LT टू द पावर -2 और ये है t का स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या ये भी L हो जाएगा? तो क्या सेम डायमेंशन वाले ऐड किए गए राइट हैंड साइड में? L प्लस L प्लस L, यानी जो तीन चीज़ें थी वो सब सेम डायमेंशन की थी, सभी का LL था। और लेफ्ट में भी सेम डायमेंशन थी, तो उन्हीं को ऐड किया, उन्हीं को इक्वेट किया। सो इज द अबव फार्मूला passes the principle of homogeneity test. So डायमेंशन, क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है अबव इक्वेशन? If any formula passes principle of homogeneity test, then that formula is डायमेंशनली कंसिस्टेंट। जरा पेज नंबर 33 में जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है उसे पढ़ो, तो उससे पता चल जाएगा कि कोई भी इक्वेशन वैलिड कब मानी जाएगी और कब इनवैलिड मानी जाएगी। नाउ इफ एन इक्वेशन fails dimensional consistency test, अगर फेल हो जाए तब तो क्या पता चलता है? इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। तब उसे रॉन्ग कहा जाएगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए कि कोई ऐसा कह देता कि x इज इक्वल्स टू x0 प्लस v0 t और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना बोलता, a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो क्या गलती पकड़ में ना आ जाती? क्योंकि अब ये लेंथ की डायमेंशन थोड़ी ना होती, तो ये गलत हो जाता कि नहीं? क्योंकि सब लेंथ को ही लेंथ में जोड़ा जा सकता है, लेंथ से घटाया जा सकता है, लेंथ से इक्वेट किया जा सकता है। लेंथ में टाइम को नहीं जोड़ सकता कोई चाहे तो लेंथ में लेंथ इक्वेट किया, लेंथ को जोड़ा और लेंथ से इक्वेट कर दिया। 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर इट इज इक्वल्स टू 12 मीटर। बोलो ये बात सही है कि नहीं? अब जरा देखो, इफ एन इक्वेशन फेल्स, तो ये फेल हो गई डायमेंशनल कंसिस्टेंसी टेस्ट में, क्योंकि ये L t टू द पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर बाद में ये t का स्क्वायर हो जाएगा और बिल्कुल ये L नहीं बनेगी। तो दिस इज L स्क्वायर और t टू द पावर -2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू L। क्या ये L पाई गई? सो इफ इट fails dimensional consistency test, it proves wrong. But if it passes, then it is not proved right. It is not proved right. तो अगर मान लीजिए कोई बोला कि मेरी इक्वेशन है, देखो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में पास हो गई है, वैज्ञानिकों के संगठन में कॉन्फ्रेंस रूल के जाके बोलता है कि x इज इक्वल टू, उसने चालाकी से क्या किया, x0 भी हटा दिया और बोला मैं सिर्फ इतना ही लेता हूँ, और हाफ की जगह उसने 3/4 लगा दिया AT स्क्वायर। बोला मेरी तो इसकी डायमेंशन भी L है, ये भी L है, ये भी L है, इसको जो है आप क्या कि रिकॉग्नाइज कर लो। तो इसने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी टेस्ट पास कर लिया, तो क्या ये राइट हो गया? बताओ। एक ने बताया कि t इज इक्वल टू 2π√LG है
L बाई जी, तो उसने वहाँ पर 4 पाई स्क्वायर लगा दिया। तो क्या ये सही है? डायमेंशनली कंसिस्टेंट बट दीज आर रॉन्ग, है बात कि नहीं? बताइए। तो किसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम डायमेंशनली कंसिस्टेंसी टेस्ट का करते हैं। मान लो 10 फार्मूले आए तो 8-9 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे कि ये फालतू का, इनको हटाओ, ये तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। आपका भाई बोल देगा 1 मीटर बराबर 2 लीटर, फट से उसको बोलोगे हटाओ ये इक्वेशन, डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। उसमें दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि जिसकी डायमेंशन ही नहीं ठीक हो तो बेकार की बात है। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है बट मे नॉट बी राइट, बट ये रॉन्ग है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ये भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, लेकिन आप देख रही हैं 2 पाई नहीं है और 4 पाई स्क्वायर है, तो फिर ये भी रॉन्ग हुआ। इट इज़ नॉट प्रूव राइट लिखा है। इफ़ इट इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट, तो पेज नंबर 33 में बोल्ड लेटर में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट equation. So a dimensionally consistent correct equation need not be actually an exact equation. Either it may differ by a dimensionless quantity or by some other physical quantity. जैसे इसमें x नॉट नहीं है और यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी चेंज कर दी गई, यहाँ भी चेंज कर दी गई है। सो इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। ओके, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। जो डायमेंशनली राइट है वो ज़रूरी नहीं है कि राइट हो, लेकिन जो डायमेंशनली रॉन्ग है वो रॉन्ग है। जो पुलिस की गिरफ्त में आ गया वो तो कैदी है, और जो नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब साफ सुथरे हैं। बोलो बात सही है? एग्जैक्टली इक्वेशन। सो बट अ डायमेंशनली wrong or inconsistent equation must be wrong. अब देखिए एग्जाम्पल 2.15। एग्जाम्पल 2.15 क्या कह रहा है कि ओके, एग्जाम्पल 2.15 that is half mv square it is equals to mgh। तो वो पूछ रहा है कि पता करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सो LHS हाफ mv स्क्वायर, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है, m पे लगाओ डायमेंशन और v पे लगाओ और बाहर स्क्वायर लगाओ, इसकी डायमेंशन m हो गई, और LT टू द पावर -1 स्क्वायर। सो m L स्क्वायर T टू द पावर -2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये इसकी, और आपने बताया भी था कि एनर्जी की यही डायमेंशन होती है। अब नाउ mgh जो कि राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो वो यहाँ लिखो। g की डायमेंशन क्या हो जाएगी और h की डायमेंशन क्या हो जाएगी। m की तो m हो जाएगी। राजदीप, g की डायमेंशन क्या होगी?
Rajdeep, am I audible? Rajdeep, not responding. Have you left or audible? Am I audible? So Rajdeep, what is the dimension of G? अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो फिर फायदा नहीं है ना, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है. एनी रिस्पॉन्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी? अमांशी बताओ. आप इतना पेन ले रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फॉर द शेक ऑफ नथिंग. सो एच की क्या डायमेंशन होगी? तो इट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. सो एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो इट इज, हमने ये दिखा दिया कि दोनों सेम हैं. सो द above dimension is dimension of LHS and RHS. बाई चांस इक्वल इक्वेशन करेक्ट, डायमेंशनली तो करेक्ट है ही, भले ही ऐसे सिंपली हम ये ना कह सकें, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इफ द बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेज. ऐसा हमने 9th में पढ़ा है कि नहीं? यदि वो पूरी तरीके से संरक्षित बल पर आधारित हो तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. इफ इट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट अंडर एनी फ्रिक्शनल फोर्स, कोई ड्रैग नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो जो बॉल ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो इस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, लेकिन टोटल सम सेम रहता है. यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट. राजदीप, एम आई ऑडिबल? इधर नेटवर्क खराब है इसलिए आपकी आवाज सही से आ नहीं रही. अच्छा, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है बेटा? राजदीप, what is the dimension of velocity? If you are not responding then please leave. कोई पीछे पढ़ के तो पढ़ाएगा नहीं आपको. स्पून फीडिंग चाहते हैं क्या? कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ जान बचाने वाला युग है, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है. सो द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल्स टू, एंड प्लीज डू नॉट सबमिट योर फीस बिकॉज फिर अननेसेसरी मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा आपको पढ़ाने का. तो जब तक मैं बोल नहीं देता हूँ अपनी फीस मत जमा करो. SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2. जूल की SI यूनिट, जूल को क्या कह सकते हैं? अगर आप देखो तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है. तो वर्क को तो जूल कहते हैं, मास को क्या कहते हैं? kg. तो ये हो गया kg. एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस को मीटर.
तो ये क्या चीज़ हो गई, सेकंड माइनस 2। तो ये चीज़ सही कही गई है कि नहीं, कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट ऑफ स्पीड v क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है। तो ऐसा यूनिट, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, ठीक है। एंड द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बन सकता है, एक्सीलरेशन की भी यूनिट दी गई है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हुई, और इसकी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड माइनस 2 हो गई। सो नाउ k इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज m स्क्वायर v स्क्वायर। तो हमें ये पता करना है कौन सा सही है, कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहला वाला केस देखो, पहले में लेफ्ट की डायमेंशन, जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यहाँ से निकालो, क्योंकि ये जूल होती है। सो जब इन्होंने बता दिया, सबसे ऊपर देखो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट तो जूल है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई, यहीं से रिफर करो, और इधर की भी डायमेंशन लिखो, दैट इज kg को लिखो m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। ये यहाँ की डायमेंशन हो गई। चाहे तो दोनों तरफ ऐसे डायमेंशन बना लो। राइट की डायमेंशन अमानसी बताइए। m स्क्वायर बोलिए, m t to the power minus m square t to the power minus 2। l पे क्या पावर लगाई, l square t to the power minus 2 होगा कि नहीं, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगाओ तो फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम नहीं आई, यहाँ m आया, यहाँ m स्क्वायर। सो इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो इसलिए पहला फार्मूला तो इनवैलिड हो गया। अब देखिए कि ठीक है, नाउ सेकंड इज सेकंड इक्वेशन हम देखें तो सेकंड इज द बी पार्ट। ओके, बी इज k is half mv square, k is half mv square। काइनेटिक एनर्जी तो m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू, तो बेटर राजदीप यू लीव, यू मे सी इट इन वीडियो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा बेटा, उससे देख लेना। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू रिस्पॉन्ड देन प्लीज लीव। एंड हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें देखें अब जो मास की डायमेंशन है और v की डायमेंशन का स्क्वायर करो, तो इसका आंसर बताओ अमांशी। t to the power minus 1 square, अब पूरा बता दीजिए, एक साथ बता दीजिए। l square t to the power minus 2। माइनस 2, क्योंकि किसी एक की वजह से फिर दूसरा ड्रैग होता है, हम आपको पीछे खींच रहे हैं राजदीप की वजह से। सो इसको कहते हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप के वो नहीं होते हैं पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो बोनाफाइट जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बौने पौधे, तो उस तरीके से फिर हम आपका ग्रोथ रुक रहा है, राजदीप की पे चिंता कर रहे हैं, तो जो एक तेज बच्चा है वो भी पीछे खिंच रहा है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। सो इन दिस केस आई एम compromise with your progress and with your future, and he is not ready other than spoon feeding। उसे अभी वेलोसिटी की डायमेंशन सीखने में ही कितना समय लगेगा। पिताजी उसके कहते हैं वो तो लेट के पढ़ता है, तो उसको बहुत सारा कंफर्ट चाहिए।
सो बेटर दैट लीव। अब आप देखिए ml² t⁻⁻², तो क्या इन दोनों की डायमेंशन सही है? सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड देखें, दैट इज k इज इक्वल्स टू ma। इनकी डायमेंशंस बताओ, लेफ्ट की डायमेंशन बताइए। ml² t⁻⁻²। राइट की बताइए। m बोलो। ml² t⁻⁻²। एल पे भी स्क्वायर लगा रही हो एक्सीलरेशन में। m बोलो। ml t⁻⁻²। सो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, नाउ k इज इक्वल्स टू 3/16 mv²। तो इस पर करें, सो इट इज ml² t⁻⁻², दैट इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का डायमेंशन बोलो। ml t⁻⁻² एक साथ बोलो। ml² t⁻⁻²। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट? वैसे तो ये इनकरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है, लेकिन इसके होने पर भी ये डायमेंशनली करेक्ट पाई गई कि नहीं? बट क्या ये क्वेश्चन ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का 3/16 mv² होता है। नेक्स्ट देखो, k इज इक्वल्स टू हाफ mv² और प्लस ma। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का तो उल्लंघन नहीं करता। और राइट की देखो, हाफ mv² की क्या होगी बताइए। ml² t⁻⁻²। ml² t⁻⁻² और ma की क्या होगी? l t⁻⁻²। ml t⁻⁻²। सो जो राइट हैंड साइड में हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ हाफ mv² is not equal to dimension of ma, so it is violating the principle of homogeneity. It is violating, उल्लंघन कर रहा है। द वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कैसे जोड़ा जा सकता है, ma में हाफ mv² कैसे जोड़ा जा सकता है? ma फोर्स है और ये एनर्जी है, तो फोर्स में एनर्जी जुड़ जाएगी, क्या न्यूटन में जूल जुड़ जाएगा? वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये चीज हो गई। सो अब देखिए, तो अब हमारे में कौन सा सही पाया गया है? सेकंड एंड बी एंड डी आर डायमेंशनली करेक्ट। ये तो बात हो गई, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगर पहला एप्लीकेशन लिखो तो ये लिखो। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन। अगर आपको कोई रिलेशन बनाना है तो घर बैठे बैठे भी रिलेशन बना सकते हो, डायमेंशन आपकी मदद करेगा। सो डिड्यूसिंग रिलेशन among
द फिजिकल क्वांटिटी सो डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस। तो जो इसका विश्लेषण है ये हमें ये भी मदद करता है कि वी कैन फॉर्मुलेट इक्वेशन। डायमेंशनल रीजनिंग या एनालिसिस हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट इक्वेशंस। जैसे कि अगर हमें ये नहीं पता कि एक बॉब हमने यहाँ लटका दिया, अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है, मान लो ये यहाँ गया फिर यहाँ गया और यहाँ गया, इसमें जितना भी टाइम लेगा ये इसका टाइम पीरियड कहा जाएगा। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में। फिर मैं गेस कर रहा हूँ, पता नहीं ये लेंथ के प्रोपोर्शनल हो, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो सकता है। रिजिड सपोर्ट से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टांग दी है और मास लटका दिया, फिर मैं सोचता हूँ मास के भी प्रोपोर्शनल होगा। वैसे मास क्या नहीं है, T = 2π√L/g है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। जब सबसे पहले मैं बनाने चला तो ऐसे केस में मैंने सोचा मास के भी होगा, फिर सोचता हूँ कि जी के तो प्रोपोर्शनल होगा ही, क्योंकि सन में खटखट ऑसिलेशन होगा, मून में तैरते तैरते होगा और अर्थ में कंफर्टेबल जोन में होगा, जहाँ जैसी ग्रेविटी होगी वैसे वैसे होगा। तो इस तरीके से जी के भी तो प्रोपोर्शनल होता होगा टाइम पीरियड। सो वी हैव गेस्ड दैट ये टाइम पीरियड, लेकिन मुझे ये भी नहीं प्रोपोर्शनल है कि जी के बढ़ने से टाइम पीरियड कम होगा कि ज़्यादा। मुझे मालूम नहीं कि इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि इन्हीं सब फैक्टरों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता होगा। तो मैंने ये मान लिया कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ की किसी पावर के प्रोपोर्शनल है। मैंने मान लिया कि टाइम पीरियड लेंथ की किसी पावर के प्रोपोर्शनल है, और ये भी नहीं पता कि ये इन्वर्सली है कि डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें खुद बता देगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली है कि स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट है, सब बता देगी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि ये जी के भी प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, पर पता नहीं किस पावर के होगा, डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली, मैंने y लिख दिया। और फिर यही टाइम पीरियड मैंने सोचा मास के तो होना चाहिए, मास के इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, तो मैंने मास भी लिख दिया और उस पर z लिख दिया। अब इन तीनों को कंबाइन करने पर टाइम पीरियड हमको L⁻x, G⁻y और M⁻z मिला। सबको कंबाइन कर दिया कि इन सब के प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक इसमें कांस्टेंट डाल दें, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो k हो गया, और L⁻x, G⁻y, M⁻z, वेयर k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जहाँ पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो डालना पड़ता है। सो वेयर k इज a dimensionless proportionality constant, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमने एक सोचा कि इनके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो कैसे ये हमें फार्मूला बनवा देगा। नाउ वी हैव मेड ए फ्रेमवर्क ऑफ द इक्वेशन, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज t इज इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू k, L⁻x, G⁻y और M⁻z के है। टेकिंग, ठीक है, इम्पोजिंग डायमेंशंस टू बोथ साइड, तो t की डायमेंशन, और यहाँ k की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानी गई है, और बाकी सब की होगी, और m की भी डायमेंशन होगी, ठीक है। सो इसकी बताओ टाइम पीरियड की क्या डायमेंशन होगी?
बताइए। टी होगी कि नहीं, क्योंकि टाइम है, टाइम पीरियड तो सेकंड में होता है। लेंथ की क्या होगी, और एल की पावर एक्स। जी की क्या होगी, -2 उसकी पावर वाई। और मास की क्या होगी, तो L टू द पावर x, L टू द पावर y, T टू द पावर -2y और M टू द पावर z। ये सब एक साथ कर दिया। M को सबसे पहले लिखो, L पर जो पावर है उनको ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। और t को सबसे बाद लिखो, उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ जैसे लिखी जाती है डायमेंशन, पहले m फिर l फिर t। सो m l और t टू द पावर 1 एंड कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। अब दोनों तरफ जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करो। तो अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो बताओ z किसके इक्वल हुआ है, 0। x प्लस वाई किसके इक्वल हुआ, l की पावर के कंपेयर करो। l की पावर यहाँ क्या लिखी है, तो x प्लस वाई भी 0 हो गया। और t की पावर क्या लिखी है, तो वो 1 हो गया। तो y कितना हुआ, -1/2। अब यहाँ x प्लस वाई 0 लिखा गया है, तो y को लिख दो -1/2। तो x कितना हो जाएगा, y हो गया -1/2 और z क्या हो गया, 0। प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन में डालने पर तो t यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, तो k तो एक कांस्टेंट है। और l की, अब इसमें सारी चीज़ें लिख दो। l की पावर x थी, x कितना पाया गया, हाफ पाया गया कि नहीं। और क्या था l के बाद, g था, तो g की कितनी पावर आई, y थी, y कितना पाया गया, -हाफ। और तीसरी चीज़ मास थी, मास के ऊपर z था, तो z कितना पाया गया, देख लो, x के ऊपर हाफ लगाया है, x की जगह हाफ लिखा है, y की जगह -हाफ लिखा है, z की जगह 0, जैसा जैसा था वही लिख दिया। तो जो t इज इक्वल टू k l टू द पावर हाफ और अपॉन g टू द पावर हाफ, m की पावर 0 है तो हट गया। t इज इक्वल टू k और रूट आ गया l/g। सो बाई एक्सपेरिमेंट से हमने k की वैल्यू क्या पाई, खुद ही हमने ऑसिलेट करा के देख लिया कि हमें लेंथ पता थी, g पता थी और टाइम पीरियड भी पता थी। तो ये सब हमने पता किया और फिर हमने k ही नहीं पता था, क्योंकि 1 मीटर का तार लो, वायर लो, थ्रेड लो, g हमें मालूम है 9.8 है, टाइम पीरियड निकाल लो उसका कितना होता है, फिर उससे k पता चल जाएगा। सो बाई एक्सपेरिमेंट k was found to 2 पाई, इसकी वैल्यू 6.28 के करीब आई, 2 पाई। सो आवर इक्वेशन इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। बोलो समझ में आ गई कि किस तरीके से ये हमें फार्मूला बनाने में मदद करता है, बोलिए। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो helping us during interconversion of unit from one system to other system। ये तीसरी चीज है इसकी। सो थर्ड है during interconversion of units। अच्छा ये बताओ कि 4 किलो आलू क्या 4 टाइम्स 1 किलो आलू होता है, बताइए।
और 4000 ग्राम आलू, क्या 4000 टाइम्स 1 ग्राम ऑफ आलू होगा क्या? कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि N1U1 इज N2U2, कि U अगर उसकी यूनिट है, क्योंकि kg है, kg किसकी यूनिट है? ये है SI सिस्टम की यूनिट, और ग्राम किसकी यूनिट है बताओ? CGS। सो एक सिस्टम से अगर हम दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं तो जो उनके नंबर्स हैं वो बदल जाते हैं। सो N1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज N2 टाइम्स ऑफ अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बोलो है बात सही कि नहीं? अच्छा, तो ये हमारा फार्मूला बन गया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। नंबर बदल जाएंगे अगर हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि इफ डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, इफ पहले डाइन ही चलता था, डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS system, find 1 Newton is equals to how much dyne, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है इसका पता करो। अब जरा देखें, तो अब हम ये देख लेंगे कि डाइन एंड न्यूटन बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स, दोनों ही तो फोर्स की यूनिट है। So, dyne and Newton are unit of force. ओके, अब जरा देखिए, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फोर्स बताओ। ML T⁻⁻² होती है, ये हो गई डायमेंशन। तो अब हम यहाँ पर कह देंगे कि डायमेंशन तो दोनों की सेम है, तो यहाँ लिखो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो ग्राम में हो, मतलब कोई भी चीज़, या kg में हो, डायमेंशन नहीं बदलती? अभी देखा था कि नहीं, इसकी भी डायमेंशन लेंथ है, मतलब इसकी भी m है, इसकी भी m है। अब मीटर सेंटीमीटर के केस में भी दोनों की LL थी कि नहीं? तो फोर्स चाहे इसमें लो चाहे उसमें लो, MLT⁻² ही रहेगा, क्योंकि ग्राम के बदलने से, kg के बदलने से, या मीटर और सेंटीमीटर के बदलने से क्या डायमेंशन बदल जाएगी? तो इस तरीके से अब हमारा जो फर्स्ट है उसमें क्या है, हमें डायमेंशन तो पता है कि MLT⁻²। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि M1L1 T⁻², इसके साथ N1 लगाओ, और वहाँ क्या लिखो N2 M2L2 T⁻²। अच्छा, 1 kg चाहिए ना, ये SI सिस्टम है। इधर वाला सिस्टम हमने कौन सा लिया है और उधर वाला सिस्टम कौन सा लिया बताइए? CGS। तो ये 1 हुआ। SI सिस्टम में मास का क्या होता है? मास की यूनिट क्या है? 1 kg है। लेंथ की क्या यूनिट है? 1 मीटर। टाइम की क्या यूनिट है? 1 सेकेंड (2⁻²). ये सब हमने लिख दिया। अब डायमेंशन की जरूरत नहीं, डायमेंशन छोड़ दो, क्योंकि अब डायमेंशन की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा दो। उधर भी सिर्फ डायमेंशन को एक कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फोर्स के अंदर, उसको पता करने के लिए डायमेंशन की जरूरत थी। अब ये N2 CGS में ये कितने टाइम्स होगा जरा पता करें, तो क्या हो जाएगा? दैट इज क्या होता है मास का? 1 ग्राम होता है कि नहीं? बताओ, लेंथ किस में मीजर की जाती है? 1 सेंटीमीटर में। और टाइम तो दोनों में ही सेकंड में होता है।
तो इंटू 1 सेकेंड की पावर -2, 1 सेकेंड की पावर -2 कट गया दोनों तरफ से, क्योंकि चीज़ें तो प्रोडक्ट में ही है, सब प्रोडक्ट है, कोई प्लस में थोड़ी कि कॉमन लेना है। पूरा लेफ्ट में भी सब प्रोडक्ट है, राइट में भी सब प्रोडक्ट है, तो ऐसा कर दिया। अब जरा देखो क्या हो जाएगा इसमें। N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 निकालो। तो N2 निकालने के लिए यहाँ लिखो 1 kg इंटू 1 मीटर और अपॉन उधर की चीज़ नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम और इंटू 1 सेंटीमीटर, वहाँ इंटू बचा। ठीक, 1 kg को क्या लिखा जा सकता है, 1 मीटर को क्या लिखा जा सकता है, तो N2 की क्या वैल्यू हुई, N2 समझ में आ गया। अब 1 न्यूटन में, क्योंकि यहाँ पर N1 था, ये 1 और ये U1 था और उधर डाइन था जो कि U2 था, CGS सिस्टम का था, तो यहाँ क्या लिखोगे, N2 की क्या वैल्यू आई। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे नहीं करना चाहते, मान लो डायमेंशन भूल गए हैं, तो अब वो कैसे करें। सो लिखेंगे वो 1 न्यूटन, मतलब ये उतना प्रिसाइज मेथड नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ 1 न्यूटन को लिखेंगे 1, क्योंकि फोर्स उनके मन में रहता है ma², तो इसलिए 1 kg ma होता है, फोर्स इज ma, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख लिया। फिर अब इसे क्या लिखेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। फिर क्या लिखेंगे 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर और इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। फिर ये 1000 और 100 एक साथ ले आएंगे, इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। चूँकि अब ये CGS सिस्टम बन गया, तो 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड -2। इसी को तो डाइन कहा जाता है, CGS में जो यूनिट होगी वो डाइन हो जाएगी, तो इसी को डाइन लिख देते हैं। आपको जो मेथड समझ में आए करिए, दोनों में पूरे नंबर हैं। फिर 11th में कोई मार्क्स नहीं करते हैं इस पर। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो। इफ यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम इज अर्ग, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इफ यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम इज अर्ग, फाइंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है। अब देखिए, तो एनर्जी की डायमेंशन राजदीप क्या होती है। सो अगेन वी आर जस्ट लीविंग एंड कनेक्टिंग। ये देखिए, सो इसको लिंक देने कल से हम आपके पास लिंक भेजेंगे, इसको आप लिंक मत दो, ठीक है। इसको आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। फाइंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। जस्ट सी दैट इज एनर्जी की डायमेंशन बताओ। ml² ml² t टू द पावर -2 होती है। तो अब हमें पता चल गया
और फिर अब कौन सा फार्मूला लगाओगी? N1 U1 इज N2 U2, फार्मूला तो वही रहेगा ना। तो दैट इज 1 जूल। तो 1 जूल का क्या मतलब हुआ? 1 यहाँ N1 की जगह 1 लिखो। और जूल किसका सिस्टम है? क्या ये SI सिस्टम है? और ये कौन सा सिस्टम है? क्या ये CGS है? तो 1 इंटू M1 और L1 स्क्वायर और T1 की पावर -2, और वहाँ क्या लिखो? दूसरी तरफ तो N2 नहीं पता, M2 L2 स्क्वायर और T टू द पावर -2। तो यार सब चीज़ें SI सिस्टम की डाल दो, वही जूल बन जाता है। वो तो साइंटिस्ट का नाम है। सो 1 kg, अच्छा 1 मीटर का स्क्वायर 1 सेकेंड की पावर -2। ये हो गया। ब्रैकेट ऐसा लगाना, डायमेंशन न लगा देना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे? दैट इज 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर है ना, और 1 सेकेंड की पावर -2। बोलो, बात समझ में आ गई? बिल्कुल पहले की तरह ही तो कर रहे हैं। इधर CGS डाल दिया और इधर, बोलिए कितना क्लियर है? इस सेकंड को कट कर दो, दोनों तरफ वही है। तो 1 kg इंटू 1 मीटर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नाउ दैट इज 1000 ग्राम, और 1 मीटर में क्या होता है? तभी तो कैंसिल होंगी यूनिट्स। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गए, तो N2 कितना आया बताओ? 10 टू द पावर 7, क्योंकि 100 का भी स्क्वायर है। तो ये N2 हो गया। नाउ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो 1 और U1 थी जूल, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में रखा है, उसी को जूल कहा गया है। तो दिस इज अर्ग। जो CGS है उसे अर्ग कहा जाता है। जो MKS है, इस पूरे को क्या कहा जाता है? इसको जूल कहा जाता है। इस पूरे को क्या कहा जाता है? अर्ग कहा जाता है। जैसे वहाँ डाइन कहा जाता था इसको बोला जाता था न्यूटन। जो पिछला केस था ना, पिछले केस में इस पूरे को क्या कहा गया? बोलो। डाइन, D कैपिटल है, और इसमें ये न्यूटन ऐसे। अच्छा, तो कितना हो गया बताओ? 10 टू द पावर 7 जूल। सो वी हैव सीन कि किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस की जाती है। इसके और भी कई एप्लीकेशंस है। सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओनली दैट मच इज फॉर टुडे। अब आपकी अगली क्लास, अभी क्या टाइम हो रहा है?